Good morning, students. Today, our topic is profit and loss appropriation account. बेटा 11th में जो स्टडी किया हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, वहां पर ट्रायल बैलेंस आपका बेस होता था बेटा. देन यू प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस स्टेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, there your profit and loss account is extant, and this extant part is called profit and loss appropriation account. तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन पार्ट है. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडेज आवर टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. बेटा जो फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, यदि इसमें न्यूमेरिकल अप्रोच की बात की जाए तो सबसे पहले बच्चों को बेसिक थ्योरीज, बेसिक प्रोविजंस कंप्लीट करवाने के बाद, उनको समझाने के बाद, जो न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए जो पहला टॉपिक आता है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते हो बेटा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है. इन 11th क्लास यू नो अबाउट दिस टर्म्स. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपने जो 11th क्लास में पढ़ा है वो आपने सोल प्रोप्राइटर के लिए पढ़ा है बेटा. और फॉर सोल प्रोप्राइटर जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहां पर इंक्लूड है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, एंड दैट ऑल आर बेस्ड ऑन द योर ट्रायल बैलेंस. इट इज कम इन द समराइजेशन प्रोसेस में आता है. तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है ये रिलेटेड टू पार्टनरशिप है. मींस इट इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय द सोल प्रोप्राइटर्स, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म. दैट मींस इट इज द एक्सटेंशन ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डबल एंट्री के रूल सेम फॉलो होना है. बस फर्क ये आया है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप सीधे प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट पर कूदते हो, जाते हो सीधे, जब वहां होता है आपका. बाकी यहां आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जंप जो है आपको जो कूदना है वो सीधे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कूदना है, क्योंकि इट इज कॉल्ड हियर एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देखिए बेटा आप ध्यान से, ये इसका एक फीचर्स भी बन जाएगा. इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डबल एंट्री का रूल है, वही सारे रूल लगना है जो वहां पे लगा है. तो बेटा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर प्रैक्टिकल पर्पस, बिकॉज फॉर दिस फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल दैट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन प्रैक्टिकली फर्स्ट. तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपने एक फीचर्स को अभी बता दिया कि एक्सटेंशन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. दूसरा बेटा इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली फर्म, ये केवल फर्म ही बनाएगी. नेक्स्ट, it shows the appropriation of net profit or loss for the accounting period. बेटा ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन ही दिखाता है, इसलिए कहा जाता है कि only entries which is related to the appropriation of profit is come here. That means all the expenses and losses, all the entries which is related to expenses which is not nature in appropriation, मतलब that entries, that expenses, वो सारे expenses जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं वो यहां पर नहीं आते हैं. तो देखिए एक और फीचर बन जाता है, expenses which are charged against profit which not recorded. मतलब वो सारे expenses और losses जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होते हैं, मतलब जो एप्रोप्रिएशन नेचर के लिए वो यहां नहीं आएंगे. वो सारे के सारे जो आइटम्स है वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. इसीलिए कहा जाता है कि इट शोज द एप्रोप्रिएशन ऑफ नेट प्रॉफिट, और इसलिए कहा जाता है कि केवल एप्रोप्रिएशन के ही आइटम या रिकॉर्ड होंगे. तो एप्रोप्रिएशन के बेटा आइटम क्या होते हैं? रिस्ट्रिक्शन है बेटा. एप्रोप्रिएशन के आइटम्स जो प्रॉफिट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन शॉर्ट आईओसी, सैलरी एंड कमीशन, इन शॉर्ट रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स. ये दो जो आइटम है आपके ये प्रॉफिट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन होते हैं. मींस इट इज नॉट कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज कम इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. रिजर्व ये जो है ये गिवन इन द क्वेश्चन. यदि फर्म रिजर्व कर रही है, प्रॉफिट को रिटेन कर रही है अपने फ्यूचर
बेनिफिट के लिए, अपने फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए, अपनी आगे आने वाली व्यापार की सुदृढ़ता के लिए, स्ट्रेंथ के लिए अपनी, तो यदि कोई रिजर्व है तो आप इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। यस स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये जो है बेटा ये आपका आंसर है, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा, ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। इट इज योर बैलेंसिंग फिगर, इट इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो यदि मैं कहूं बेटा कि क्या कंटेंट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, तो बेटा देयर रिस्ट्रिक्शन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन है, यानी सैलरी और कमीशन, रिजर्व है, ट्रांसफर, एंड योर आंसर इट इज योर बैलेंसिंग फिगर, इट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो बेटा रिफ्लेक्ट है, फीचर्स से रिफ्लेक्ट है कि केवल ये प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन ही दिखाएगा। तो एप्रोप्रिएशन मतलब ये रहा आपका प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, डिविजिबल प्रॉफिट, और ये वो आइटम रहे जो प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज नहीं हो रहे एप्रोप्रिएशन। तो सिंपल है बेटा फीचर्स, यस इट इज प्रिपेयर्ड बाय ओनली पार्टनरशिप फर्म, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, it shows the appropriation of profit and loss, or here entry is passed on the basis of partnership deed। बेटा जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो तो वहां पर आपका ट्रायल बैलेंस बेस है, ट्रायल बैलेंस के बेस से वहां पर हम एंट्रीज करते हैं। तो यहां पर इस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हम पार्टनरशिप डीड के बेस पर एंट्रीज करेंगे। दैट मींस यदि ये आईओसी, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है तो ही हम यहां पर एंट्री कर पाएंगे। इसलिए फीचर्स आता है बेटा, एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास गिवन इफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड। ये एंट्रीज इन दिस अकाउंट आर पास गिवन इफेक्ट ऑफ द पार्टनरशिप डीड मतलब आईओसी, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइडेड है, दिया हुआ है, तो ही हम यहां रिकॉर्ड कर सकते हैं। Yes, it is very simple. Matching principle are not applicable. Matching principle यहाँ applicable नहीं है। Matching principle लगता है प्रॉफिट एंड लॉस में, बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में मैचिंग प्रिंसिपल यहाँ नहीं लगता, क्योंकि आपको यहाँ किसी प्रकार के रेवेन्यू को नहीं देखना है, ना उस रेवेन्यू के कंसर्न पीरियड के एक्सपेंसेस को उससे मैच करना है, बिकॉज इट इज इन नेचर ऑफ एप्रोप्रिएशन। एंड लास्ट बेटा एक्सपेंसेस व्हिच आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट विल नॉट रिकॉर्डेड, जो मैं पहले आपको समझा चुका हूं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा, ये इसके फीचर्स हुए और ये उसका फॉर्मेट है बेटा। ये एक प्रकार से आप ये एक्सटेंशन यदि इसको कह रहे हो तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट होगा। नॉमिनल अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट साइड जो है आपकी इनकम को रिफ्लेक्ट करती है, डेबिट साइड आपके एक्सपेंसेस एंड लॉस होता है। उस बेसिस से भी आप इसको लर्न कर सकते हो। सबसे पहले यदि हम फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहली एंट्री हमारी आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज गिवन प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट है बेटा, उस नेट प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करके यहां पर लेकर आओगे। तो फर्स्ट एंट्री आपकी होगी नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर फ्रॉम द योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये यहां पर आ गया। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि पार्टनर ने पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए प्रोविजन किया है कि पार्टनर्स की जो ड्राइंग है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो फिर वो इंटरेस्ट यहां पर उसके रूल से, आईओडी के रूल से कैलकुलेट होकर यहां रिकॉर्ड होगा। तो बेटा दो ही एंट्री है यहां पर, नेट प्रॉफिट और आईओडी। डेबिट साइड एप्रोप्रिएशन के आइटम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है आईओसी का तो हम कैलकुलेट करके यहां लिखेंगे। हम इसके पहले वाले लेक्चर में आपको सारे रूल्स, आईओसी के प्रोविजंस और कैलकुलेशंस के रूल्स सारे आपको बता चुके हैं। उस रूल से इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर यहां आ जाएगा। यदि डीड में प्रोविजन है पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देने का, सैलरी और कमीशन, तो बेटा वो यहां पर आएगा। यदि फर्म कोई रिजर्व करती है प्रॉफिट आफ्टर द इंटरेस्ट एंड सैलरी, जो प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें कोई फर्म रिजर्व करती है, तो यहां पर हम उस प्रॉफिट में से, उस अवेलेबल प्रॉफिट में से जितना प्रोवाइडेड किया है, प्रोविजन दिया है, उतना हम रिटेन कर लेंगे। इट इज कॉल्ड योर रिजर्व। ये रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा बेटा। यस
तो क्रेडिट माइनस डेबिट बेटा, इन दोनों को हम प्लस करेंगे। आईओसी सैलरी को रिजर्व करने के बाद जो हमारे पास पॉजिटिव साइन में जो प्रॉफिट बच रहा है, इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस, इट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। ये डिविजिबल जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में। बेटा यदि कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट में जाएगा और कैपिटल यदि फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये ट्रांसफर होगा मींस एप्रोप्रिएट रेशियो में, पार्टनर्स के बीच में जो रेशियो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का, उस एग्रीड रेशियो से ये आपका प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। यदि एग्रीड रेशियो नहीं दिया है तो रूल्स एप्लीकेबल एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये जो डिविजिबल प्रॉफिट है ये बिटवीन अमंग द पार्टनर बेटा इक्वली डिवाइड होगा। तो ये आपका आंसर है, ये आंसर आप डिवाइड कर लोगे एग्रीड या इक्वली जो भी दिया है उस रेशियो में, और यहाँ ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा आपका ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है। ये मेन जो है ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। अब बेटा बहुत सी बार स्टूडेंट क्वेश्चन भी करता है कि सर यदि नेट प्रॉफिट है तो फिर उसकी जगह नेट लॉस हुआ। यस बेटा, क्वेश्चन में यदि नेट लॉस दिया है तो फिर नेट लॉस इस साइड ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद हो सके यदि कोई आईओडी है तो आप आईओडी की एंट्री करके जो आपका नेट लॉस बचता है रेस्ट, वो नेट लॉस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। मतलब इन सम केस देयर लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई दे सकता है, मतलब इसका डेबिट बैलेंस भी यहाँ पर आ सकता है। ओके Hello students, today's our topic is meaning of partnership and features of partnership. It is also called essential element of partnership. So what is the meaning of partnership? According to section 4 of Indian Partnership Act 1932, क्या कह रहा है बेटा सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में? रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस carried over by all or any of them acting for all. Yes, again, according to section 4 of the Indian Partnership Act 1932, the term partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. बेटा इस डेफिनेशन में, इस मीनिंग में आप देखिए यूज हुआ है रिलेशन, यूज हुआ है पर्सन्स, एग्रीड, शेयर द प्रॉफिट, बिजनेस, और कैरीड ओवर बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो बेटा यदि हम यहाँ फीचर्स को समझते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स को यदि हम क्लियर कर लेते हैं, तो वापस हम डेफिनेशन पर फिर आएंगे रिवर्स, तो फिर डेफिनेशन और क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं है, यदि आप इस फीचर्स को समझ लेंगे तो डेफिनेशन खुद ही बना लेंगे। हम रिवर्स अप्रोच में समझने की कोशिश करते हैं, ये तो हमने इसको पढ़ा भी। तो बेटा यहां पर है पर्सन्स, तो लिखा है देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पर्सन्स। बेटा कम से कम 2 व्यक्ति हो, कम से कम 2 व्यक्ति हो, मैक्सिमम 50 हो। बेटा ये 50 वाला रूल आता है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का, जो मिसलेनियस वाला रूल है 2014 में जो आया, वहां से आता है 50% का रिस्ट्रिक्शन। तो एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए, कम से कम 2 पर्सन। बेटा बाकी पर्सन कौन, तो ध्यान रखना बेटा पर्सन हो जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट,
द पर्सन इज एलिजिबल टू कॉन्ट्रैक्ट, वही पर्सन यहाँ पर पार्टनर हो सकता है। ये एसेंशियल एलिमेंट्स है, यहाँ पर्सन्स ही पार्टनर हो सकता है। पर्सन कौन? जो एलिजिबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के, एग्रीमेंट करने के। तो बेटा कौन से पर्सन्स ऐसे हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एग्रीमेंट करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है? तो बेटा तीन है, उसमें तीन टाइप है। फर्स्ट माइनर, सेकंड जो होगा वो होगा पर्सन जो अनसाउंड माइंड से है, इडियट बोल सकते हो आप उसको। और बेटा थर्ड, ऐसा कोई पर्सन जो हमारे यहाँ किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित है, वो हमारे यहाँ किसी कानून द्वारा डिस्क्वालीफाई है एग्रीमेंट करने के लिए। वो तो ये तीन टाइप के जो पर्सन है वो यहाँ पर एज ए पार्टनर एग्रीमेंट के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। पहला बेटा फिर से कह दूं, माइनर, सेकंड अनसाउंड माइंड वाला पर्सन, और थर्ड ऐसे पर्सन्स जो हमारे यहाँ किसी लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाई है ऐसा एग्रीमेंट करने के लिए। जिसमें मैं आपको कह सकता हूं, एक तो एनिमी है, देश के दुश्मन, इंसॉल्वेंट है, बराबर, ये यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहे बेटा, पर्सन्स मींस एक्सेप्ट ये तीन केस जो भी है, बाकी सब इंक्लूड है, जो कैपेबल है, जो एलिजिबल है, जो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट के लिए आ सकते हैं, वो यहाँ ये एटलीस्ट 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 50 होना चाहिए। फिर देखा है देयर मस्ट बी, सेकंड देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। बेटा ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है, रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स, पर्सन्स के लिए हो गया रिलेशन। रिलेशन कहां से आएगा बेटा? ये रिलेशन आता है कॉन्ट्रैक्ट से। इन पर्सन के बीच में जो पार्टनरशिप का रिलेशन आएगा, पार्टनर्स का रिलेशन आएगा, वो आएगा कॉन्ट्रैक्ट से आएगा। और वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एक लॉफुल बिजनेस को, प्रॉफिट मोटिव बिजनेस को प्रॉफिट के लिए रन करने के लिए। तो यहां पर बेटा एग्रीमेंट जरूरी है। हाँ, ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न में भी हो सकता है। जब रिटर्न में होगा, इफ एग्रीमेंट इन रिटर्न, सो इट इज कॉल्ड आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, इट इज आल्सो कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ये लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएगा। तो एग्रीमेंट मस्ट है, एग्रीमेंट होगा तो ही पार्टनरशिप एग्जिस्ट होगी, एग्रीमेंट होगा तो ही एग्रीमेंट से मींस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही रिलेशन आएगा पार्टनरशिप का, तभी पार्टनरशिप एग्जिस्ट होगी, तभी एसोसिएशन बनेगा 2 पर्सन्स और मोर का। यदि बेटा ये जो एग्रीमेंट है, ये जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द 2 पर्सन्स, ये रिलेशन तभी स्टेबलाइज होगा जब कॉन्ट्रैक्ट हो, जब एग्रीमेंट हो, चाहे ओरल हो या रिटर्न, किसी बिजनेस को, लॉबी बिजनेस को प्रॉफिट मोटिव ऑब्जेक्ट से रन करने के लिए। हाँ, ये बिल्कुल क्लियर बेटा कि यदि ये यहां कहीं ये रिलेशन जो है, यदि स्टेटस से आता है, बर्थ के स्टेटस से आता है, तो वो पार्टनरशिप नहीं हो सकता। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में पैदा होने वाला बच्चा, यदि वहां बच्चा पैदा होता है तो बेटा उसका वहां जो स्टेटस होता है वो HUF के बिजनेस में इंटरेस्ट रखेगा, उसको HUF के बिजनेस में वो कोपार्शियंस हो गया, सहभागी हो गया। बट यहां उसका जो स्टेटस आया है, उस बच्चे का जो स्टेटस आया है वो कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आया है बेटा, वो बाय बर्थ आया है, तो वो बच्चा वहां पर पार्टनर नहीं है। HUF में पर्सन्स हमें दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट भी दिखाई दे रहा है वहां बिजनेस में, इंटरेस्ट इन HUF बिजनेस भी दिखाई दे रहा है, सहभागियों में, कोपार्शियंस में बढ़ते भी दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर इनके बीच में जो रिलेशन है वो पार्टनरशिप का रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये रिलेशन जो है
कॉन्ट्रैक्ट से, एग्रीमेंट से नहीं आया है, ये स्टेटस जो आया है वो बाय बर्थ से रिलेशन आया है। तो बेटा रिलेशन जो है वो एग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से आना चाहिए। तो ध्यान रहे बेटा, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट होगी बेटा जब पर्सन्स हो और कम से कम 2 लोग हो और उनके बीच में एग्रीमेंट हो, चाहे रिटर्न में हो या ओरल हो। किस लिए हो? वो एग्रीमेंट हो किसी लॉफुल बिजनेस को प्रॉफिट मोटिव पर्पस से रन करके उसके प्रॉफिट को शेयर करने। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बिजनेस। ये भी एसेंशियल एलिमेंट है। देयर मस्ट एग्जिस्ट ए बिजनेस। बेटा बिजनेस दिखाई देना चाहिए, बिजनेस लॉफुल तो हो, बिजनेस लॉफुल भी होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए, और बिजनेस जो है वहां दिखाई देना चाहिए, मतलब ट्रेड दिखाई देना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव दिखाई देना चाहिए। इसलिए कहते हैं बेटा कि यदि जॉइंट ओनरशिप में यदि कोई 2 लोग कोई प्रॉपर्टी खरीद ले और बाद में उस प्रॉपर्टी को बेच करके उससे होने वाले प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर ले, तो यहाँ पर ये उनके बीच में रिलेशन पार्टनरशिप का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बिजनेस नहीं है, रिकरिंग नेचर नहीं है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ उनके बीच में। तो बिजनेस यानी ट्रेड होना चाहिए, जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। प्रॉफिट मोटिव भी होना चाहिए, मतलब यदि ट्रेड नहीं है तो वहां पार्टनरशिप नहीं हो सकता। यदि कोई पर्सन्स, यदि 2, 4, 5 लोग व्यक्ति मिलके कोई ऐसा बिजनेस स्टेबलाइज करे जिसका ऑब्जेक्ट केवल सोशल सर्विस है, प्रॉफिट अर्न करना है ही नहीं, और वो फर्म का रजिस्ट्रेशन चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट से कि उनको प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, सोसाइटी की सोशल वेलफेयर करना है, सोसाइटी को सर्विस देना है, तो बेटा वहां फर्म स्टेबलाइज नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ट्रेड नहीं है। तो बिजनेस जरूरी है, बिजनेस होगा तो ही पार्टनरशिप एग्जिस्ट होगी, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। फिर बेटा देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। यस, बिजनेस लॉफुल हो, उसके बाद में बिजनेस का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट मोटिव हो, और वो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के बिटवीन अमंग डिवाइड होना जरूरी है। बेटा पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि पार्टनरशिप तभी एग्जिस्ट मानी जाएगी जब वहां ये एसेंशियल एलिमेंट भी प्रेजेंट हो कि प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए बिटवीन अमंग द पर्संस। मैंडेटरी है, एसेंशियल एलिमेंट है। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट कहीं नहीं कहता कि आप लॉस की भी शेयरिंग करिए। बेटा मैंडेटरी है प्रॉफिट की शेयरिंग, लॉस की शेयरिंग जरूरी ना हो, जरूरी नहीं है कि की जाए, क्योंकि देयर सम पर्सन्स इज एग्जेम्प्टेड। वहां कुछ लोग लॉस की शेयरिंग के लिए एग्जेम्प्टेड है, उनको वहां से हम छोड़ सकते हैं। जैसे एक माइनर है, उस माइनर को फर्म के इंटरेस्ट में ही, फर्म के बेनिफिट में ही एडमिशन दिया जाता है बेटा। तो वहां माइनर जो है उसको हम फर्म के लॉस में शेयरिंग नहीं कर सकते। तो दे आर कंपल्सरी टू शेयरिंग लॉस, बट दे आर कंपल्सरी टू शेयरिंग प्रॉफिट, बट देयर loss sharing is not compulsory for all. There are some partners, some persons is exempted for sharing loss. Depend on partnership agreement. समझ गए? क्लियर हुआ कि प्रॉफिट की शेयरिंग जरूरी है, मैंडेटरी है, बट लॉस की शेयरिंग ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे लोग लॉस बियर करें। There are some person is exempted. ध्यान रहे बेटा। यस बेटा, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप मीन्स ईच पार्टनर इन द फर्म इज बोथ। वो फर्म में दोनों है, एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। इसलिए कहा जाता है बेटा कि ईच एंड एवरी पार्टनर इन अ फर्म वर्क एज ए एजेंट एंड आल्सो वर्क एज ए प्रिंसिपल। ये रिफ्लेक्ट होना ही चाहिए, ये वहां एग्जिस्ट होना ही चाहिए, तो ही बेटा पार्टनरशिप एग्जिस्ट मानी जाएगी। बिकॉज इट इज नॉट प्राइम फेस एविडेंस
म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का जो एलिमेंट है ये कंक्लूसिव ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, ये सेक्शन 4 भी बोलता है। बेटा इसी को कहते हैं हम बाउंडिंग की कैपेसिटी। जब कोई भी पर्टिकुलर वन पार्टनर एक्ट करता है तो रेस्ट पार्टनर बाउंड होते हैं उसके एक्ट से। जैसे एक बजाज शोरूम है, वहां बजाज शोरूम का जो मालिक है वो जब एक्ट करता है, आपको गाड़ी बेचता है, तो एज एजेंट एक्ट कर रहा है, बट बजाज ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो बाउंड हो जाएगी। यदि गाड़ी का कोई क्लेम आता है तो आप एजेंट के थ्रू कंपनी पर लगाते हो, मतलब देयर शोरूम वाला जो है वो एक्ट कर रहा है, तो वहां पर बजाज ऑटोमोबाइल कंपनी बाउंड हो रही है। तो यही रिलेशन जो है ये एजेंट है, तो कंपनी बेटा जो है वो ऑनर है, प्रिंसिपल है। तो वैसे ही फॉर्म में ईच एंड एवरी पार्टनर, फॉर्म में एक पार्टनर डबल रोल में होता है, वो फॉर्म का एजेंट भी होता है और फॉर्म का ऑनर भी होता है। जब वो दोनों दिखाई देगा फॉर्म में, एज ए एजेंट में और एज ए ऑनर में, तभी ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप होगा। कैसे सर? देखिए यहाँ एक एग्जांपल से हम यहाँ आपको समझाते हैं। देयर 3 पार्टनर इन अ फॉर्म x, y एंड z। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर when x done an act, यदि x एक्ट करता है तो x यहाँ पर जो है वो एजेंट कहलाएगा, तो रेस्ट जो पार्टनर हुए y और z वो हो जाएंगे एज ए प्रिंसिपल यानी ऑनर। तो यहाँ एक्ट करने के हिसाब से आप देखो, तो जब x एक्ट कर रहा है तो x एजेंट है, बट यहाँ आप देखिए यदि y एक्ट करेगा, if the act done by the y, so y here agent, तो रेस्ट पार्टनर अब कौन बचे? x और z, तो x और z प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो बेटा यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ तो x जो था वो एजेंट था, बाकी यहाँ पर जो x है वो क्या हो गया? ऑनर हो गया। मतलब x जो है इसी फॉर्म में एजेंट भी है और ऑनर है। सेम थिंग फॉर y एंड सेम थिंग फॉर z। इट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। बेटा यदि हम कोई प्रॉपर्टी जॉइंट ओनरशिप में खरीदते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम रेंट से देते हैं और रेंट को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप दिखाई हमें नहीं देता। तो देयर मस्ट बी म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप इज एग्जिस्ट, सो देयर ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप इज डन। यदि ये एसेंशियल एलिमेंट विद्यमान है, प्रेजेंट है, तो ही पार्टनरशिप फाइनली स्टेबलाइज मानी जाएगी। मतलब म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब इतना ही है बेटा स्टूडेंट कि बाउंडिंग की ताकत होना चाहिए पार्टनर में, वो एज ए जब एक्ट करे तो वो एजेंट हो जाए और रेस्ट बाउंड हो जाए एज ए ऑनर। तो इट इज द लास्ट एसेंशियल एलिमेंट। बेटा इसे ध्यान रखना, इसी को यहाँ पर लिया गया है मीनिंग में कि देयर बिजनेस इज carried over by all or any of them acting for all। इसका मतलब ही है बेटा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। ये जो लाइन है वही यहाँ पर दी गई है, बट इसी को कन्वर्ट करके यहाँ शॉर्ट में म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब सारे एसेंशियल फीचर्स पढ़ने के बाद, एलिमेंट पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई कम से कम 2 लोग हो, उनके बीच में एग्रीमेंट हो, चाहे ओरल हो या रिटन हो, वो लोगों का एक बिजनेस लॉफुल बिजनेस हो, उस बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट की शेयरिंग एग्रीड रेशो में होना जरूरी है, और साथ ही साथ म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप भी वहां पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो बेटा ये जब सारे फीचर्स यदि कहीं पर है तो वो फिर पार्टनरशिप है, और वही सारे फीचर्स को लेके डेफिनेशन बनी है। आप देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द 2 or more persons who have agreed to share the profit of a business carried over by all or any of them acting for all। तो सारे फीचर्स जो है वो यहाँ पर आ जा रहे हैं बेटा। पार्टनरशिप कुछ नहीं है, 2 या उससे अधिक व्यक्तियों का एसोसिएशन है बेटा, जो कि एग्रीड हुए हैं किसी लॉफुल बिजनेस को कैरी करने के लिए और प्रॉफिट मोटिव से उस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जो बिजनेस सबकी ओर से चलाया जाएगा या तो किसी एक की द्वारा चलाया जाएगा, सबकी सहमति से, सबकी एसेंस, यही पार्टनरशिप है बेटा। ओके।